मतलब जब आप पब्लिक सब्सक्रिप्शन जब टेबल ए अप्लाई होगा तो टेबल ए गलत है, तो जहां जहां सी होगा वो मेरा आंसर नहीं होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में हमने अपना शेयर कैपिटल जो था उसको कंप्लीट किया था। सॉरी, कंप्लीट नहीं किया था, मतलब सेकंड वीडियो थी वो। उसमें मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराए थे और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कराए थे, उसमें अच्छे से टेक्निक बताई थी। और उस लेक्चर में मैंने देखा, मैंने कमेंट देखी कुछ जो मेरे भाई हैं उन्होंने मुझे कुछ सजेशन भी दिए हैं, मतलब सुझाव भी दिए हैं और कुछ रिक्वेस्ट भी की हैं। जैसे एक रिक्वेस्ट मैंने उसमें देखी कि सर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करा दो। भाई करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वो हो जाएगा। वैसे उसकी वो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा है। अगर एक लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर दिया 1.5 घंटे का तो उसी में वो सारा कंप्लीट हो जाएगा जितना आपके पेपर में आना है, पहली बात। दूसरा, एक मेरे भाई हैं जिन्होंने मुझे सुझाव दिया था, सजेशन दी थी कि सर आपका जो माइक है वो थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम करता है, मतलब कुछ आवाज आती होगी, तो उन्होंने कहा था लॉन्ग टाइम तक सुनते हुए उन्हें प्रॉब्लम होती है, आप इसको थोड़ा ठीक करें। तो बिल्कुल भाई, मैं बिल्कुल ठीक करूंगा। और मैंने पहले भी कहा था कि आपका हुक्म मेरे सर आंखों पे, याद होगा आपको। तो आपने जो जो भी मुझे सजेशन दी है या जो जो भी मुझे बोला है कि सर ऐसा करो, मैं जरूर उस पर काम करूंगा। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने जो बताया था, जिसका नाम मैंने निंजा टेक्निक दिया था, उससे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे। जैसे कैपिटल रिजर्व को का जो अमाउंट है वो शॉर्ट टाइम में किस तरीके से हम कैलकुलेट करें, ये मैंने बताया था। मैक्सिमम डिस्काउंट का मैंने आपको बताया था। मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कराए थे। मतलब कैपिटल रिजर्व दे रखा हो तो उस शेयर का जो रेट है वो कितने पे इश्यू किया होगा, ये सारी कैलकुलेशन हम सीख चुके थे। और अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो भाई वो लेक्चर पहले जरूर देख लेना। उसके बाद में ये वाला देखोगे समझ आएगा, और वो ना भी देखा है तब भी ये समझ आएगा, क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन वो देखोगे, उसके बाद ये देखोगे तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ठीक है, याद होगा पिछली क्लास में मैंने ये वाला जो क्वेश्चन था होमवर्क दिया था, और इसमें मेरे एक भाई ने क्वेश्चन का आंसर दिया है जो कि उन्होंने करेक्ट दिया था। फिर भी अगर किसी से ये ना हुआ होगा तो चलो एक दो क्वेश्चन जो मैंने दिए थे उनको मैं पहले जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं आगे। सबसे पहले देखो, ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था आपको, क्या था? वान्या लिमिटेड। पहले मुझे कलर चेंज करने दो। हाँ, ये क्वेश्चन था भाई, वान्या लिमिटेड फॉरफिटेड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ रुपीज कितना 40 पर शेयर। देखो आपका जो शेयर था भाई वो कितने का था? 100 रुपए का था। एक मिनट भाई, इसका हाँ साइज भी बड़ा करना पड़ेगा। 100 रुपए का शेयर था। 100 रुपए में से क्वेश्चन आपको कह रहा है देखो कि आपको 40 रुपीज नहीं मिले हैं, तो भाई कितने मिल गए होंगे? 60 मिल गए होंगे, ये हमें समझ आता है, ये मिल गए होंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एट विच दीज शेयर कैन बी रीइश्यूड विल बी। तो मैंने आपको बताया था कि भाई हम मैक्सिमम डिस्काउंट उतना ही दे सकते हैं जितना आपने अमाउंट को रिसीव किया है। तो एक बात बताओ, आपने अमाउंट कितना रिसीव किया है? 60 रुपीज। 60 रुपीज का अमाउंट हमने रिसीव किया है। अगर देखा जाए तो 60, वैसे अगर पर शेयर कहता तो हम 60 टिक कर देते, लेकिन पर शेयर क्वेश्चन ने नहीं मांगा है, उसने जो मांगा है भाई टोटल अमाउंट मांगा है। तो बताओ हमारे पास इक्विटी शेयर थे कितने? तो वो थे 20,000। एक शेयर पे आपने कितना किया? 60, तो टोटल कितना किया होगा? 20,000 इंटू 60, जो कि कितना आ जाएगा? 12 लाख। तो 12 लाख रुपीस आपके पास है
आपने फॉरफिट किए हैं, मतलब आपके पास इतना अमाउंट रिसीव हुआ है, तो आप इतना ही डिस्काउंट दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो ऐसे कंडीशन में देख लो भाई आपका आंसर कौन सा आ रहा है, तो इसका आंसर आ रहा है सी। और मैंने अभी बताया था आपको कि मेरे एक भाई हैं जिन्होंने मुझे इसका आंसर करेक्ट दिया था, तो उन्होंने ये आंसर सी ही दिया था और उनका ये आंसर क्या था, करेक्ट था। ठीक है, तो उनका ये आंसर करेक्ट था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन, इसको देखो क्या लिखा हुआ है, बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द आइटम, या कौन से हाइड में दिखाया जाता है, इस तरीके से है। तो बैलेंस ऑफ शेयर ऑफ फॉरफिटेड अकाउंट, जो आपने फॉरफिट किया है वो आप कहां दिखाते हो, तो मैं आपको बता दूं, जब तक आप उसको री इश्यू ना कर दो तब तक वो हमेशा शेयर कैपिटल में ही दिखाया जाता है। अगर आप उसको रीइश्यू कर देते हो, रीइश्यू के बाद जो आपके पास अगर उस पर जो भी एक्स्ट्रा इनकम हुई होगी या बैलेंस बचा होगा, तो उसको आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते थे, और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे, वो किसका पार्ट बनेगा, तो वो बनेगा रिजर्व एंड कैपिटल का पार्ट बनेगा। फिलहाल इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा भाई, शेयर कैपिटल, इसका आंसर शेयर कैपिटल होगा। ये दो क्वेश्चन मैंने मतलब पिछली क्लास में छोड़े थे, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक मेरे भाई ने बोला था, याद आ गया मुझे, कि सर इसी चैप्टर पे आप कुछ और क्वेश्चंस कराओ, छोटे छोटे क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टेप से कराओ। तो देखो मैं फिर छोटे छोटे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये जो वीडियो मतलब मैं करूंगा तो इसमें आपका शेयर कैपिटल पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मैंने आपको एमसीक्यू कराए हैं, मैचिंग के क्वेश्चन कराऊंगा, और साथ ही साथ आपको असर्शन रीजन भी कराऊंगा। ये 3 टाइप के आज की क्लास में हम करेंगे। इसके साथ हमारा क्वेश्चन चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा। अगर आप में से किसी की रिक्वायरमेंट होगी कि सर इस पे केस बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब केस स्टडी वाले होते हैं, उनको करा दो, तो मुझे बता देना, मैं उनको भी करा दूंगा। ठीक है, बस वही बचा है, बाकी तो ये पूरा क्या है, टैग्ड है, कंप्लीट है। देखो जरा नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर फॉर इश्यू ऑफ शेयर, मतलब जो शेयर को आप इश्यू करते हो तो उसका ऑर्डर क्या होता है वो करना है। तो वैसे तो सबको पता होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो देखो क्या लिखा है, शेयर फॉरफीचर, ठीक है, शेयर एप्लीकेंस, शेयर अलॉटमेंट, अनपेड। तो एक बात बताओ, अगर 4 कंडीशन दी है, 4 कंडीशन में सबसे पहले सबसे बाद में जो होगा वो क्या होगा, शेयर फॉरफीचर होगा। जैसे कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग। तो देख लो सबसे एंड में क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। अब एंड देखो, ए यहां पर नहीं है, यहां नहीं है, इसका मतलब मेरा आंसर इन दोनों में से कोई एक है। ओके, नेक्स्ट देखो, चलो अब यहां से अब पूरा ही मुझे देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, शेयर एप्लीकेशन करोगे। ओके, शेयर एप्लीकेशन करोगे तो मैं यूं कह सकता हूं कि बी से स्टार्ट हो, तो बी से स्टार्ट हो, ए पे खत्म हो। तो देखो ये सी से स्टार्ट है, ये बी से स्टार्ट है, ये बे से खत्म हो गया। इसका मतलब आपका आंसर कौन सा बचा, ये सेकंड बचा, ये आंसर है। मतलब देखो हमने कोई 2 ऑप्शन देखे, 2 ऑप्शन से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं भाई, पूरा कर लेते हैं। ये जो काम करो आप एग्जाम में करना, यहाँ पर हम पूरा कंप्लीट पढ़ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, वैसे तो मैं बता चुका हूं, इसका आंसर ये है। सबसे पहले हमारा शेयर एप्लीकेशन आता है, शेयर एप्लीकेशन के बाद आप अलॉटमेंट करते हो, अलॉटमेंट के बाद अनपेड कॉल होता है, उसके बाद में शेयर फॉरफीट करते हो। तो ये इसका क्या था, सीक्वेंस था। अच्छा मैं इसको इधर ले आता हूं, अब ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, सर्टेन क्लासेस ऑफ शेयर प्रोवाइड देयर होल्डर्स with the right to participate in the decision making process of the company by casting their vote in general meeting. Identify which type of share confer such voting rights. देखो जरा, जब बिजनेस का जो मैनेजमेंट होता है या बिजनेस का जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जो मतलब बिजनेस आगे पैसा कहाँ इन्वेस्ट करे, बिजनेस के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका डिसीजन जो लेने का हक होता है वो केवल इक्विटी शेयर वालों को होता है। उन्हीं के पास ये वोटिंग राइट होता है और किसी को नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा भाई इक्विटी शेयर, जो कि आंसर ये दे रखा है, इक्विटी शेयर हो जाएगा। बाकी कह रहा है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इनको तो वोटिंग राइट वैसे ही नहीं होता। पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंस शेयर और नन ऑफ दीज, ये नहीं है। हाँ,
आपके पास जो होते हैं प्रेफरेंस शेयर, इनको भी वोटिंग राइट मिल जाता है। कब मिल जाता है ये मैंने बताया था थ्योरी की क्लास में, फिर से थोड़ा सा बता रहा हूँ। जब इनका डिविडेंड 2 साल से आपने ना दिया हो तो इनको भी राइट मिल जाता है, फिर उसमें वोटिंग का इनको राइट मिल जाता है। ठीक है, ये बता चुका था वैसे तो। नेक्स्ट देखो जरा, लिखा है अ कंपनी हैज द ऑप्शन ऑफ इश्यू इट्स शेयर टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स एंड बिजनेस अरेंजमेंट। टू whom among the following can a public company issue its share? पहले तो इन्होंने पब्लिक कंपनी कहा है। एक बात बताओ, अगर प्राइवेट कंपनी होता तो वो ऐसा कर सकती थी? नहीं, प्राइवेट कंपनी अपने शेयर इश्यू ऐसे नहीं कर सकती है, पब्लिक कंपनी ही करती है, ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन एक बार इसका मतलब देख लो क्या कह रहा है। A public company has the option of issuing its share to different categories of person depending upon requirements of funds and business arrangement। तो देखो उन्हें क्या करना है, शेयर को इश्यू करना है, जो कि उनको फंड की नीड है, वो बिजनेस को अरेंज करेंगे, उसके लिए इनको क्या करना है, शेयर को इश्यू करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कहां कहां आप इश्यू कर सकते हो। तो भाई कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है, जहां जहां जगह मिले कर दो, ज्यादा से ज्यादा पैसा आ जाए आपके पास, जल्दी से जल्दी आ जाए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जनरल पब्लिक बिल्कुल कर सकते हैं, प्राइवेट प्लेयर बिल्कुल कर सकते हैं, प्रमोटर को कर सकते हैं, अंडर राइटर को कर सकते हैं, वेंडर फॉर सभी कर सकते हैं भाई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि इन सबको हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में इसको अरेंज करो। तो देखो करेक्ट ऑर्डर में अगर इसको अरेंज करोगे तो क्या लिखा हुआ है, सब्सक्राइब कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल। अगर आपको याद हो तो मैंने ये भी बहुत अच्छे से कराया था, याद है इसका मैंने वेन डायग्राम बना के दिया था थ्योरी की क्लास में, उसको देख लेना। मैंने कहा था इस पे क्वेश्चन आएंगे। तो देखो वो ही दे रखा है। तो सबसे पहले जो मतलब होता है अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में, तो सबसे पहले आपका जो होता है वो क्या होता है भाई, ये होता है ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है, वो कैपिटल होती है जो कंपनी मैक्सिमम अमाउंट पब्लिक से रेज कर सकती है, ये इतना शेयर को इश्यू कर सकती है इस अमाउंट तक, वो आपका ऑथोराइज कैपिटल होता है। ठीक है, और ऑथोराइज कैपिटल होता है उसी में से कंपनी क्या करती है, इस शेयर को इश्यू करती है। तो मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूं, जो इश्यूड शेयर होते हैं, मतलब इश्यू जो करेगी कंपनी, वो क्या कर सकती है, या तो ऑथोराइज कैपिटल से कम कर सकती है या फिर उसके बराबर कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकती। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि जो इश्यूड कैपिटल होती है वो ऑथोराइज कैपिटल के इक्वल या उससे कम होती है, ये बोल सकता हूं इस पॉइंट से मैं। चलो ठीक है, पहले ये आएगा, इसके बाद में इसमें से क्या होगा, इसमें से भाई फिर इश्यूड कैपिटल होगा, मतलब सेकंड नंबर पे ये आएगा। इश्यू करोगे फिर उसके बाद में क्या होगा, सब्सक्राइब्ड होगा। तो देख लो, आपको देख लो सीबीए, सीबीए कहां पर आ रहा है वो देख लो। तो भाई ये बीसीए, बीसीए, हाँ ये तो वैसे नहीं होगा, ये वैसे नहीं होगा क्योंकि सीक्वेंस बन रही है सीबीए, सीबीए इन दोनों में है, कोई बात नहीं, थोड़ा और देखते हैं। तो देखो पहले सब्सक्राइब कैपिटल हुआ, सब्सक्राइब कैपिटल पे लिखा है पेड अप कैपिटल, उसके बाद लिखा है कॉल्ड अप कैपिटल। तो एक बात बताओ, पहले आप कॉल्ड करोगे ना, जब कॉल्ड करोगे तो उसी के बाद में तो आपको पे होगा, तो पहले क्या आएगा, कॉल्ड अप, और उसके बाद में क्या आएगा, पेड अप। इसका मतलब एंड किससे होना चाहिए, डी से, तो एंड डी यहाँ पर है, इसका मतलब ये हमारा आंसर है। ये ई से बता रहा है, कॉल्ड अप बता रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये हमारा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द अमाउंट आउटस्टैंडिंग, नहीं आउटस्टैंडिंग नहीं है भाई, द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कैन बी यूटिलाइज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। देखो जरा, अगर आप इसको ढंग से देखोगे तो हो सकता है पहली नजर में आप ये आंसर मार दें, राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्यों, क्योंकि हमने प्रीमियम के, सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेस सीखे थे, उसमें ये पॉइंट था। तो ढंग से पढ़ लेना, आराम से समझ आ जाएगा पॉइंट क्या कह रहा है। अगर ठीक से देखा जाए भाई तो पॉइंट कह रहा है जो अमाउंट होता है फॉरफीचर, जब आप फॉरफिट करते हो ना, तो फॉरफिट करते हो उस अकाउंट में क्रेडिट साइड बैलेंस दिख रहा है, क्रेडिट साइड बैलेंस दिख रहा है, तो क्रेडिट साइड बैलेंस दिख रहा है, उसको आप कहां यूज कर सकते हो। तो एक बात बताओ, जब हम शेयर फॉरफिट करते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट होता है उस अमाउंट से हम क्या करते हैं, उस अमाउंट से हम डिस्काउंट दे सकते हैं भाई। डिस्काउंट भी कहां, रीइश्यू पे, रीइश्यू पे डिस्काउंट दे सकते हैं। और रीइश्यू के बाद भी अगर हमारे पास कोई अमाउंट उसका बचता है तो उसको आप कहां ट्रांसफर करते हो,
कैपिटल रिजर्व में उसको ट्रांसफर कर देते हो, ये मैंने बता दिया। तो देख लो इसका आंसर कौन सा होगा, प्रोवाइड फॉर डिस्काउंट अलाउ एट द टाइम ऑफ री इश्यू। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके बाद में बाकी नहीं है। नेक्स्ट देखो जरा क्या लिखा है, व्हेन फॉरफिटेड शेयर आर रीइश्यूड द एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड over and above the discount allowed on such reissue is transferred to which of the following reserve। देखो अभी मैं बता के आया था, सेम वही वाला क्वेश्चन ये आ गया। क्या लिखा है चेक करो, when forfeited share are reissued, मतलब आपने शेयर को रीइश्यू कर दिए, the excess amount received over and above the discount allowed on such reissue। तो देखो आपने के पास क्या था, जो आपने शेयर फॉरफिट किए, शेयर फॉरफिटेड में अमाउंट ज्यादा है और आपने जो डिस्काउंट दिया वो कम है। तो कह रहे हैं जो बचा हुआ अमाउंट है उसको कहां ट्रांसफर करोगे, तो अभी तो बताया था भाई कहां ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व। ये रहा भाई कैपिटल रिजर्व, ठीक है। रेवेन्यू रिजर्व कुछ नहीं हो, हाँ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ये मत समझ लेना, जनरल रिजर्व नहीं होगा, ये इसका आंसर होगा। अच्छा ये भी कुछ रिजर्व होते हैं, एक बार देख लेना, और ना पता होगा तो मुझे बता देना भाई, मैं इसको बता दूंगा। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर अकाउंटिंग फॉर शेयर इन केस ऑफ फॉरफीचर। तो फॉरफीचर के केस में क्या सीक्वेंस होगी हमें वो देखना होगा। तो देखो जरा, जब शेयर फॉरफीचर का काम है तो एक बात तो समझ आती है, रीइश्यू ऑफ शेयर है, रीइश्यू ऑफ शेयर है तो साफ साफ दिख रहा है ये हमारा मतलब बाद का पॉइंट होता है। अच्छा उसके बाद भी क्या होता है, ट्रांसफरिंग प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, ये सबसे एंड का होता है हमारा। जब सबसे एंड में होता है इसका मतलब सबसे एंड में 3 आना चाहिए, तो सबसे एंड में 3 यहां पर नहीं है भाई और यहां पर नहीं है, मतलब ये 2 आंसर हमारे बचे। अच्छा 3 है, उससे पहले क्या होना चाहिए, रीइश्यू ऑफ शेयर, तो 3 से पहले 1 होना चाहिए, 3 से पहले 1 भाई यहीं पर है और यहां पर भी। अच्छा दोनों में कोई बात नहीं है, आगे देखते हैं। तो सीक्वेंस लगा लेते हैं, इसमें भी है इसमें भी है। अब देखो चौथा और दूसरे में देखना है कि पहले कौन सा आएगा। तो चौथे में क्या कह रहा है, फॉरफीचर ऑफ शेयर, हाँ बिल्कुल ठीक है, पहले फॉरफीचर होता है लेकिन क्या होता है, डिफॉल्ट ऑफ स्पेसिफिक कॉल होता है, पहले डिफॉल्ट होता है उसके बाद आप फॉरफीच करते हो, ठीक है। तो मैंने सोचा था ये ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा, लेकिन देखो सारे क्वेश्चन जल्दी ऑप्शन से नहीं होते हैं, कुछ कुछ तो बहुत जल्दी ऑप्शन से हो जाते हैं, कुछ कुछ में भाई जो नॉलेज है वो लगानी पड़ती है। जैसे इसके अंदर देखो तो ये ऑप्शन से एकदम नहीं गया, लेकिन हाँ ऑप्शन से जा जल्दी रहा है, लेकिन अब पूरा ही इसको कर लेते हैं। तो चेक करो जरा सबसे पहले क्या आएगा। अब मैं बातचीत करता हूं, तो ये कह रहा है भाई सबसे पहले आप ट्रांसफर करोगे, ठीक है ट्रांसफर कर दिया, नहीं 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 ये एंड का हो गया। सबसे पहले देखते हैं भाई, सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले ये आएगा, ठीक है सबसे पहले ये आएगा, ठीक है। डिफॉल्ट ऑफ स्पेसिफिक कॉल पहले आएगा, डिफॉल्ट होने के बाद में आप क्या करोगे, शेयर को फॉरफिट करोगे, ठीक है। शेयर को फॉरफिट करने के बाद में क्या करोगे, आप रीइश्यू करोगे, मतलब 3rd नंबर पे ये आएगा, और 4थे नंबर पे क्या आ जाएगा भाई, 4थे नंबर पे ये वाला आ जाएगा, ठीक है 4थे नंबर पे ये वाला आ जाएगा। अब देख लो कौन सा है। तो सबसे पहले 3rd से स्टार्ट हो रहा होगा, 3rd से स्टार्ट हो रहा होगा और 4th पे एंड हो रहा होगा, ऐसा ही कुछ था, ठीक है। देख लो भाई कहां क्या दे रखा है। तो पहला क्या होना चाहिए, सेकंड वाला, सेकंड वाला कहां है, पहले सेकंड वाला यहां पर है, यहां पर नहीं है, इसका मतलब यही आंसर अगर देखा जाए तो। बाकी चेक कर लो, पहले नंबर पे क्या आएगा देख लो जरा, ये आ रहा है पहले नंबर पे, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, चौथा आ रहा है, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे क्या आ रहा था भाई, ये वाला आ रहा था, एंड में आ रहा था, ये इसका आंसर है। थोड़ा ठीक था, मतलब इतना भी वो नहीं था, मैंने सोचा था ऑप्शन से जल्दी उड़ेगा, लेकिन ऑप्शन से उतनी जल्दी नहीं उड़ा। दूसरा देखो क्या लिखा हुआ है, दूसरा लिखा है व्हाइल इश्यूइंग द शेयर कैपिटल फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन वेयर there is no article of association of its own, the following provisions of table A will apply। ठीक है क्या बोला है देखो जरा, while issuing the share capital for public subscription, मतलब जब आप पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए कर रहे हैं तो आपके पास AOA नहीं है, तब कह रहा है क्या आपका जो टेबल ए होता है वो अप्लाई होगा। जब टेबल ए अप्लाई होगा तो टेबल ए में क्या क्या बातें लिखी हैं आपको वो ध्यान रखनी है, और टेबल ए में क्या क्या लिखा था ये मैं बता चुका हूँ, थ्योरी की क्लास जो मैंने बताई थी, चैप्टर लेक्चर नंबर पहला है जिसमें लिखा है कंप्लीट चैप्टर, वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, सारे कॉन्सेप्ट वहीं से हैं।
ठीक है। और मुझे लग रहा है ज्यादातर लोगों ने वो वाली वीडियो देखी है, क्यों? क्योंकि उनको लगा होगा ये तो थ्योरी है, काम की नहीं है, लेकिन देखो भाई वही आ रहा है और पेपर में आ रहा है, हमेशा प्रैक्टिकल नहीं आता, थ्योरी भी आती है, इसलिए जरूर बताई थी मैंने। चलो देखते हैं क्या लिखा था, अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ का, हाँ बिल्कुल ठीक था, 2 कॉल के बीच में 1 मंथ का गैप होना चाहिए था, ठीक कह रहा है। द अमाउंट ऑफ कॉल शुड नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए 25% से, ठीक है, ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, ये भी भाई करेक्ट कह रहा है। कह रहा है अ मिनिमम ऑफ 7 days नोटिस इज गिवन टू द, भाई यही वाली बात गलत कह रहा है, ये गलत कह रहा है। उसके बाद में अब देखो, जब सी गलत कह रहा है तो जहां जहां सी नहीं होगा वो मेरा आंसर होगा, मतलब यहां सी है, ये सी है, ये सी है, मैंने दोबारा बता दे रहा हूं, सी गलत है तो जहां जहां सी होगा वो मेरा आंसर नहीं होगा, इसका मतलब बाकी पढ़ो ही मत, ये आपका आंसर है। देखो ऑप्शन से बहुत सारे क्वेश्चन करेक्ट मतलब जल्दी ही होते हैं, लेकिन एक आध क्वेश्चन भाई ऐसा होगा जो ऑप्शन से जल्दी आप नहीं खेल पाओगे। अब मैं आपको बता दूं, अच्छा ये गलत है। दूसरा क्या लिखा है, कॉल्स मस्ट बी मेड ऑन ए यूनिफॉर्म बेसिस ऑन ऑल शेयर विद इन द सेम क्लास, बिल्कुल ठीक है, ये गलत है, तो इसका मतलब ये गलती है क्या इसमें सर, वो तो बताओ। बिल्कुल बता रहा हूं भाई, जो मिनिमम होते हैं ना वो 7 days नहीं होते, इसको जरा आप जरूर चेक कर लेना और याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ये मिनिमम डेज जो होते हैं वो 14 होते हैं। इसका मतलब टेबल ए मैंने आपको ही रिवाइज करा दी पूरी, टेबल ए के प्रोविजन ये है, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये घुमा फिरा के पूछेंगे जरूर, टेबल ए को आप जरूर कर लेना। मैंने करेक्ट कर दिया, टेबल ए में मिनिमम डेज जो होते हैं भाई वो 14 डेज होते हैं, जो कि आपको शेयर होल्डर को क्या देना होता है, नोटिस देना होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लेना, इसको घुमा फिरा के और पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द मिनिमम अमाउंट इन द ओपिनियन ऑफ डायरेक्टर मस्ट बी रेज्ड to meet the needs of business operation of the company relating to, मुझे लग रहा है यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, ये टू मी मुझे इंग्लिश थोड़ी गड़बड़ लग रही है, टू मी नहीं होना चाहिए, क्या होगा देख लेंगे, फिलहाल क्वेश्चन समझ आ रहा है, ठीक है, कंपनी रिलेटेड टू। अब देखो क्या, एक बार और पढ़ते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द मिनिमम अमाउंट इन द ओपिनियन ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक भाई, ठीक ठीक ठीक। तो क्या लिखा है, द प्राइस ऑफ एनी प्रॉपर्टी, मतलब अगर मैं इसको समझाना चाहूं तो मेरी बात सुनो, क्वेश्चन को ढंग से देखो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द मिनिमम अमाउंट इन द ओपिनियन ऑफ डायरेक्टर मस्ट बी रेज्ड टू द नीड्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन ऑफ द कंपनी रिलेटेड टू। हाँ यहाँ पर मी नहीं होगा, ये लग गया है, मी नहीं होना चाहिए, टू लगा के ठीक आ रहा है ये। तो इसका मतलब कंपनी क्या करेगी, मतलब वो कहां कहां से मतलब ये कर सकती है, किससे किससे रिलेटेड है ये देखना है। तो क्या है, द प्राइस ऑफ एनी प्रॉपर्टी परचेज और टू द परचेज विच हैज टू बी मेड होली और पेन आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ इशूड, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पेबल बाय द कंपनी एंड एनी कमीशन पेबल इन कनेक्शन द इश्यू ऑफ शेयर, ये भी भाई ठीक है। वर्किंग कैपिटल, ये भी ठीक है। अच्छा वर्किंग कैपिटल क्या होती है भाई, तो पता होगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इसके बाद में एनी अदर एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड फॉर द यूजुअल कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, भाई ये भी ठीक है, इसका मतलब सारे ही ठीक है। करेक्ट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, तो सारे ही ठीक है, इसका मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन प्योरली थ्योरी का है, एक बार भाई लंबा क्वेश्चन है, एक बार आप अच्छे से इसको पढ़ना, ये मी नहीं लगा होगा, ढंग से इसकी मीनिंग निकालोगे, सारे इसके करेक्ट मतलब पॉइंट हैं। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन हाँ जो इससे पीछे था आपको बोरिंग सा लग सकता है, उसको थोड़ा सा देख लेना। आगे लिखा है, द इंपॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसीजर ऑफ शेयर इश्यूज आर, जब शेयर को आप इश्यू करते हो तो कुछ क्या होता है भाई, प्रोसीजर होता है, वो क्या है वो बताना है। तो कह रहा है द कंपनी इश्यू द प्रोस्पेक्टस टू द पब्लिक, बिल्कुल ठीक है, सबसे पहला स्टेप ही यही होता है, ठीक है, सबसे पहले ये स्टेप होता है। इसका मतलब ए से जो स्टार्ट होगा वो मेरा आंसर होगा, ए से स्टार्ट अगेन कितने हैं, 2 हैं, ये नहीं है, ये नहीं है। ओके पढ़ते हैं, द कंपनी इश्यू द प्रोस्पेक्टस टू द कंपनी, ठीक है, द कंपनी हैज टू गेट मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 120 days फ्रॉम द डेट ऑफ द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, द प्रोस्पेक्टस इन्वेस्टर intending to the subscribe the share capital of the company
वुड मेक एप्लीकेशन अलोंग विद द एप्लीकेशन मनी। हाँ, पहले कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है भाई, उसके बाद में आपके पास क्या आती है, एप्लीकेशन आती है, एप्लीकेशन मनी के साथ। तो देखो ए से स्टार्ट होगा, ए के बाद सी आ रहा होगा, तो ए के बाद सी यहां तो नहीं आ रहा, इतने से खत्म, ये इसका आंसर है। ठीक है, लेकिन फिर भी भाई पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद देखो क्या कह रहा है, फिर इसके बाद कह रहा था लेटर ऑफ अलॉटमेंट आर सेंड टू द दोज हुम शेयर हैव बीन अलॉटेड एंड लेटर ऑफ रिग्रेट, मतलब जब आप रिजेक्ट कर देते हो शेयर उसकी बात कर रहा है। लेकिन भाई शेयर रिजेक्ट करने से पहले आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो लाना जरूरी है ना, तो उसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, तो एंड किससे होगा, डी से होगा। तो भाई ये अपना करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा है सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट कैन बी यूज्ड ओनली द फॉलोइंग पर्पसेस। भाई इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लेना। आपका जो दे रखा है, जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, उसके यूजेस क्या क्या हैं, जो कि मैंने बताया, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 था। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूं, इसमें से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ढंग से इसको कर लेना। और इसके मैंने भी क्वेश्चन से डाले हुए हैं, आप टेंशन ना लो। और देखो 2025 में आया हुआ है, तो क्या लिखा है, द इश्यू पार्सली पेड अप बोनस शेयर। नो, गलत है भाई, ये था क्या, फुल्ली पेड अप था, फुल्ली पेड अप होना चाहिए। इसका मतलब हमें क्या करना है, करेक्ट चुनने हैं, तो जहां ए होगा वो आपका आंसर नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, लो बिना पढ़े क्वेश्चन बन गया। अगर एक भी आपको पता है ना, तो बड़े आराम से आंसर सॉल्व हो जाता है। देख लो, एक ही पढ़ते खत्म हो गया, लेकिन फिर भी देखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये गलत था, लिखा था बाई बैक ऑफ ऑन शेयर, बिल्कुल कर सकती है। टू राइट ऑफ द एक्सपेंस ऑफ और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, करेक्ट है ये। टू पे प्रीमियम ऑन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर ऑफ द, बिल्कुल करेक्ट है भाई। मतलब ये ठीक है, सिर्फ ये नहीं था, ये तब करेक्ट होता, यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए था, अगर यहाँ मैं लिख दूं फुल्ली पेड अप, क्या लिख दूं भाई, फुल्ली पेड अप। अगर फुल्ली पेड अप लिख दूंगा तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों लिख के दे रहा हूं, ताकि आपसे वो किसी ने थ्योरी वाली क्लास ना देखी हो, तो वो ये पढ़ के उसको पता चल जाए कि सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। इसीलिए भाई ये लिख के बता रहा हूँ, पूरा आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, फुल्ली पेड अप होता तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूटिलाइज, फिर से उसी का है, 2022 में देखो आ रखा है। टू रिटर्न एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ना भाई ना। टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, हाँ ये है। टू इश्यू पार्सली, फिर से देखो पार्सली बोनस शेयर आ गया, अभी बताया था फुल्ली होना चाहिए। इसका मतलब जहां जहां सी है उड़ा दो, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। बात समझ आ गई। फिर लिखा है फॉर प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर, ये बिल्कुल करेक्ट है भाई। और फॉर बाईबैक ऑफ शेयर। अब देखो जरा, अगर मान लो आपको, वैसे तो मुझे तो पता है ए क्या है, लेकिन ए पॉइंट मान लो किसी बच्चे को पता ना हो कि ए में क्या है, मतलब ये सही है गलत है, तो कोई बात नहीं भाई, आपने सी से वैसे दो एलिमिनेट कर दिए, तीसरा भी तो एलिमिनेट था भाई, मैं कहां पढ़ रहा था, सी मैंने देखा नहीं था, लो एक ही से खत्म हो गया यार, ये तो सी गलत था, सी को देखते ही सारे कट गए, यही तो हमारा आंसर बचा। लेकिन फिर भी चलो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, क्वेश्चन का आंसर तो आ गया था, एक्स्ट्रा बता दिया, कोई बात नहीं है। सी मैंने देखा नहीं था, सी करते ही सारा आंसर बचा। लेकिन फिर भी देखो क्या क्या था, मैं हाँ ये कह रहा था कि मान लो ए, तुम लोगों को कंफ्यूजन है कि ए है नहीं है, तो भाई ये तो करेक्ट था, कौन सा, ये करेक्ट था, तो उसी में से मतलब देख लेते, ऑप्शन देखते कौन सा है, बस खत्म हो गया। हाँ, ए जो है क्या है, वो कह रहा है कि जो एक्सेस मनी होती है उसको रिटर्न करने में, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, पीछे अभी बताया था, एक बार देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा क्या लिखा है, द शेयर आर ऑफर्ड बाय अ कंपनी एंड पब्लिक सब्सक्राइब मोर देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड फॉर इश्यू। अरे अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं है, इजी भी है, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर पहले दे देंगे। देखो, द शेयर आर ऑफर्ड बाय अ कंपनी एंड पब्लिक सब्सक्राइब मोर देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफ ऑफर इश्यू। तो क्या कह रहा है कि भैया जो सब्सक्रिप्शन होता है, मतलब पब्लिक ने ज्यादा शेयर भेज दिए
और आपने जो शेयर किए हैं वो क्या किए हैं, कम इश्यू किए हैं। मैं मान लेता हूं कि सपोज करो आप जो इश्यू कर रहे थे वो 10,000 शेयर इश्यू कर रहे थे और पब्लिक ने जो एप्लीकेशन भेज दी आपके लिए या सब्सक्राइब किया वो मान लेता हूं 12,000 किए। जब 12,000 किए तो ऐसी कंडीशन में इसको क्या बोला जाता था ओवर सब्सक्रिप्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। अच्छा, लेकिन कुछ अलग चीज है, चलो वो तो मैंने इसको समझा दिया कि इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन कुछ और कह रहा है। लेकिन हाँ चलो ये पढ़ के ये तो पता चला कि कंडीशन किसकी है, ओवर सब्सक्रिप्शन की। तो जो कुछ भी सोचूंगा किसके बारे में सोचूंगा, ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में सोचूंगा। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्या लिखा है, अलाउड शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस टू ऑल एप्लीकेंट। बिल्कुल बात ठीक है, जब हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन होता था तो भाई आप अलॉटमेंट करते थे प्रोराटा बेसिस के केस पे, बिल्कुल ठीक है। मतलब क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है इस केस में वो बताओ, ठीक है। लिखा है ना, द पॉसिबिलिटीज अराइज इन दिस केस आर, कौन कौन सी वो होंगी तो वो बताना है। इसका मतलब ए तो होगा, ए होगा तो जहां जहां ए है वो सारा आंसर होगा, इसका मतलब सब में ए है। ओके, लिखा है पब्लिक नेवर सब्सक्राइब मोर देन नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड। मान लेता हूं, वैसे तो बार बार मैं बोलता हूं, फिर से बता रहा हूं, मुझे तो ए सही है गलत है, सॉरी बी सही है गलत है मुझे तो पता है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं नहीं पता है तो हम इसको कैसे डील करेंगे। मान लेते हैं हमें ये वाला पॉइंट नहीं आता, कोई बात नहीं, पैनिक क्रिएट मत करो, आगे बढ़ो, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखो जरा, क्वेश्चन क्या लिखा है, रिजेक्ट द एप्लीकेशन, रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन। बिल्कुल ठीक है भाई, जब प्रोराटा बेसिस का केस होता है तो आप क्या करो, जो एक्सेस है उसको रिजेक्ट कर दो, बाकियों को अलॉटमेंट दे दो, बिल्कुल ठीक होता है। और दूसरा केस क्या बनता था, तीन केस होते थे इसके, और बनता था कुछ रिजेक्ट मारो और बाकियों को क्या करो, प्रोराटा पे कर दो, ये केस होता था। तो दूसरा देखो क्या लिखा है, दूसरा लिखा है सेबी गाइडलाइन सेज ओनली 10% ओवर सब्सक्रिप्शन कैन बी मेड ऑन प्रोराटा बेसिस, रेस्ट अमाउंट हैज टू बी रिफंडेड। मैं फिर से मान लेता हूं कि आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं है, गोली मारो, आगे बढ़ते जाना, क्योंकि पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां आप पढ़ करके पैनिक क्रिएट कर दोगे और आता हुआ क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। तो ठंडे माइंड से थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना, स्किप भी मत करना एकदम से, ठीक है। तो मान लेता हूं ये भी हमें नहीं पता, आगे तो पता है, प्रोराटा अलॉटमेंट टू सम एप्लीकेंट्स एंड फुल अलॉटमेंट टू सम एप्लीकेंट, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब मेरा आंसर वो होगा जिसमें ए सी ई आ रहा होगा। अब एसी देख लो, क्या तीनों में आ रहा है, क्योंकि ये तीन कंडीशन तो हमें पता है, मैं मान के चल रहा हूं, दो कंडीशन हमें नहीं पता भाई, तीन कंडीशन जो है क्लियर कट वो तो पता है, इन तीन बेसिस पे हम कर लेंगे। तो देखो क्या आना चाहिए, एसीई आना चाहिए। क्या एसीई यहाँ है, नहीं है, काट दो। एसी ओनली कह रहा है, ई नहीं है, काट दो। फिर देखो यहाँ क्या कह रहा है, ए और डी ओनली कह रहा है, काट दो, ये भी नहीं है। तो क्या है बच्चा, यही तो बच्चा, क्योंकि उसने ऐसा ऑप्शन ही नहीं बनाया है। जब ऑप्शन नहीं बनाया है तो ऑटोमेटिकली अब मुझे बताओ ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ये सही है या गलत है। तो भाई ये दोनों पॉइंट क्या है, गलत हैं। अब क्यों गलत है इसको मैं जरा थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, क्योंकि अगर गलत है तो क्यों गलत है वो जानना बहुत जरूरी होता है। अगर ये जानोगे, हो सकता है सीबीएसई कह रहा हूं, एनटीए ने जो क्वेश्चन बनाया था इनको करके बनाया था, हम इनको ही कर जाएं, गलत के बारे में ना सोचे और उसी को वो पॉइंट बना के क्वेश्चन दे दे, फिर क्या कर लोगे। तो वो जानना बहुत जरूरी है। देखो जरा क्वेश्चन लिखा है, पब्लिक नेवर सब्सक्राइब मोर देन नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड। तो ये गलत क्यों है, क्योंकि ये कह रहा है कि पब्लिक जो होती है ना वो जितने शेयर ऑफर किए हैं उससे ज्यादा सब्सक्राइब नहीं कर सकती। तो भाई ये तो सरासर गलत कह रहा है। रीजन, क्योंकि ज्यादातर केस में भाई ऐसा ही तो होता है, प्रोराटा का ही तो, ओवर सब्सक्रिप्शन के तो केस बनता है जिसमें आप प्रोराटा लगाते हो। मतलब मैंने 10,000 शेयर इश्यू किए थे, 12,000 सब्सक्राइब हो गए, तो क्या भाई ओवर हो नहीं जाता, सब्सक्राइब हो जाता है, हो जाता है। और ये कह रहा है नेवर, तो भाई गलत है ना, क्यों गलत है, क्लियर है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है सेबी की गाइडलाइंस है कि केवल क्या कर सकते हैं, 10% ओवर सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। भाई ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है, गलत है, ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट लिखा है अ कंपनी कैन नॉट इश्यू, एक कंपनी क्या इश्यू नहीं कर सकती, लिखा है रिडीमेबल इक्विटी शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल डिवेंचर और फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर। देखो भाई अगर आपको याद हो तो डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर ये सारे के सारे रिडीमेबल भी हो सकते हैं, कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं, कम्युलेटिव भी बताया था, पार्टिसिपेटिव,
सारे भाई बताए थे, सारा टाइप बताया था, ये सारे हो सकते हैं, लेकिन एक होता है क्या, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर जो होते हैं भाई, जब तक कंपनी की लाइफ है तब तक आप उनको पैसा वापस नहीं देते, इसका मतलब ये नॉन रिडीमेबल होता है। क्या होता है, नॉन रिडीमेबल, जिसको बोला जाता है इररिडीमेबल। क्या बोला जाता है, इररिडीमेबल, ये बोला जाता है। लेकिन ये कह रहा है, क्या कह रहा है, आप कंपनी कैन नॉट इश्यू, तो यहाँ लिखा है रिडीमेबल इक्विटी शेयर, भाई ये इश्यू नहीं कर सकती, यही गलत है। कंपनी इररिडीमेबल इक्विटी शेयर जो होते हैं वो इररिडीमेबल होते हैं, रिडीमेबल नहीं होते। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है भाई, उनका पैसा वापस करना है। वैसे तो मैंने आपको बताया था, जब लोन का पैसा आप वापस करते हो तो रिपेमेंट बोला जाता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर से पैसा लेते हो उनको जो पेमेंट देते हो उसको रिडम्पशन कहा जाता है। और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर होता था अपने सिलेबस में 12th में, लेकिन वो अब सीयूटी का पार्ट नहीं है। सीयूटी का क्या, वो सीबीएसई का भी पार्ट नहीं है, पहले होता था, अब नहीं है। और हाँ, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी होता है, ये आप पढ़ोगे ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो आपका ये आंसर अब नहीं कर सकता, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट लिखा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव। प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होता है, तो लिखा है प्रेफरेंस शेयर राइट एज टू डिविडेंड ओनली। देखो एक पॉइंट और बता रहा हूं मैं आपको, जहां पर वर्ड लिख के आ जाए ओनली, क्या लिख के आ जाए, कोई पॉइंट है और उस पॉइंट में ओनली वर्ड लिख के आ जाए, तो जहां ओनली लिख के आया है वो ज्यादातर निगेटिव पॉइंट होता है, मतलब वो आंसर का पार्ट नहीं बनता। अगर निगेटिव पॉजिटिव वे में पूछा है तो नहीं बनता, लेकिन मान लो निगेटिव वे में पूछा है तो निगेटिव तो हो ही सकता है। ऐसे ही इनको बोला जाता है भाई टैग वर्ड। मैं एक वीडियो इस पे भी बनाऊंगा, क्वेश्चंस होंगे। मान लो तुम्हारा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो बीएसटी हो, आपका इको का भी हो सकता है, अकाउंट्स का भी हो सकता है, कोई भी हो, उसमें कुछ मैं ऐसे पॉइंट लेके आऊंगा जो कि मैं गिने चुने पॉइंट दूंगा कि ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, वो पॉइंट देखोगे उसका आंसर कभी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इन्होंने वर्ड क्या लिखा है, प्रेफरेंस या राइट एज टू डिविडेंड ओनली, जहां ओनली आ जाए वो आपका आंसर का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर वो पॉजिटिव वे में बोला है तो, और निगेटिव वे में बोला है तो निगेटिव होता है, तो निगेटिव में आंसर ये हो सकता है, ध्यान रखना। ये वैसे ही नहीं होगा। अब लिखा है प्रेफरेंस राइट इन द मैनेजमेंट, हाँ मैनेजमेंट में प्रेफरेंस राइट नहीं होता भाई, ठीक है। फिर भी देखते हैं, प्रेफरेंशियल राइट एज टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। हाँ ये थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं, प्रेफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। भाई इससे बेटर ये है तो हम यही चुनेंगे। मतलब अगर मेरे सामने ऑप्शन दो दो आ रहे हो और दो ऑप्शन में से अगर आपको लगे ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो जो सबसे बेस्ट हो उसको चुनना होता है, बेस्ट अल्टरनेटिव को चुनते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ऊपर वाले से बेस्ट ये था इसलिए इसको हमने चुना है। नेक्स्ट देखो भाई लिखा है विच शेयर होल्डर हैव ए राइट टू रिसीव द एरियर ऑफ डिविडेंड फ्रॉम फ्यूचर प्रॉफिट्स। ओके, तो आपको याद होगा मैंने टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ाया था, टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर में पढ़ाया था, याद है भाई। हर किसी को अगर ऐसे ही एक्सप्लेन करता रहूंगा पॉइंट को, देखो वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैंने ये बहुत अच्छे से समझाया है, मेरी एक वीडियो है, उस वीडियो को देख लो, सारे डाउट अपना क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हर पॉइंट को एक्सप्लेन करना हर बार सही नहीं रहेगा। आप वो वीडियो प्लीज देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। मैं इसी को समझा दे रहा हूं। क्या लिखा था, विच शेयर होल्डर हैव अ राइट टू रिसीव द एरियर ऑफ डिविडेंड फ्रॉम फ्यूचर प्रॉफिट। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर नहीं, इनको तो हमें वापस करना होता है। पार्टिसिपेटिंग, ओके, कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव। तो देखो पार्टिसिपेटिंग क्या होता है, पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या होता है, पार्टिसिपेटिंग का मतलब मैं बता दूं, थोड़ा सा बता दे रहा हूं, ना तो आप ये आंसर नहीं कर पाओगे। पार्टिसिपेटिंग का मतलब था भाई, अगर आपका प्रॉफिट है वो आपने सारे खर्चे निकाल दिए, उसमें से आपने प्रेफरेंस शेयर वालों को भी दे दिया, इक्विटी शेयर वालों को भी बांट दिया, अभी भी आपका प्रॉफिट बचा हुआ है, अभी भी प्रॉफिट बचा हुआ है, तो उसमें प्रेफरेंस वालों को भी क्या होता है, राइट होता है। इसी को क्या बोला जाता है, पार्टिसिपेटिंग बोला जाता है। पार्टिसिपेटिंग बोला जाता है, तो भाई आंसर भी यही तो है। लेकिन हाँ क्या लिखा है, विच शेयर होल्डर हैव राइट टू रिसीव एरियर ऑफ डिविडेंड फ्रॉम फ्यूचर पॉइंट। तो एरियर वाला मैंने इसका बता दिया, एरियर वाला जो होता है वो किसके अंदर होता है भाई, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, अगर किसी को अभी जो प्रॉफिट है वो नहीं दिया है
उसका सॉरी प्रॉफिट नहीं, डिविडेंड अभी इस साल नहीं दिया है तो अगले साल उसको इस साल का मिलेगा, इसको कम्युलेटिव बोलते हैं। नॉन कम्युलेटिव में नहीं मिलता। शॉर्ट में बताया है, लॉन्ग में भाई वीडियो जरूर देख लेना। आगे लिखा है अनलेस अदरवाइज स्टेटेड अ प्रेफरेंस शेयर इज ऑलवेज डीम्ड टू बी। क्वेश्चन ये कह रहा है भाई अगर मान लो प्रेफरेंस शेयर का हमने टाइप नहीं बताया, आपने किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर खरीद लिया, प्रेफरेंस शेयर खरीद लिया और उसने टाइप नहीं बताया, वो क्या था, मान लेता हूं क्वेश्चन साइलेंट था या मतलब आपने खरीद लिया तय नहीं किया, तो ऐसी कंडीशन में उस प्रेफरेंस शेयर को कौन सा मानोगे। क्वेश्चन ये है, अच्छा है, हॉट क्वेश्चन में आता है, ये छोड़ के मत जाना। तो इसके अंदर क्या होता है वो जरा ध्यान से सुनना। क्या होता है, क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन कम्युलेटिव ना, नॉन कम्युलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड ना, ये होता है भाई, ये आपका जो होता है सीधे सीधे होता है कम्युलेटिव वाला। कम्युलेटिव वाला जो होता है, रीजन क्या है भाई, आपने जो डिविडेंड नहीं मिला है उसको आगे मिलेगा ही मिलेगा, तो अगर कोई नहीं है तो उसको माना जाता है कि भाई इसको हमें जो डिविडेंड इस साल का नहीं दिया वो दिया ही जाएगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा और इसका जो डिवेंचर नहीं सॉरी प्रेफरेंस शेयर वो कन्वर्टेबल नहीं होगा। ये हम एग्जम्पशन लेके चलते हैं, एग्जम्पशन नहीं, माना ही यही जाता है। तो बस ये इसी में लिखा है क्यूमुलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन कन्वर्टेबल होता है। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट लिखा है नॉमिनल शेयर कैपिटल इज। नॉमिनल शेयर कैपिटल आपको याद होगा, इसके तीन नाम थे, नॉमिनल शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, एक और था अगर याद हो तो, ऑथोराइज हो गया, नॉमिनल हो गया, एक कोई और था यार, कमेंट में बताना, तीन नाम थे, थ्योरी में बताए थे मैंने, जरूर बताना भाई, ठीक है, क्योंकि तीनों नाम से आता है इसलिए कह रहा हूं। ओके, देखो क्या लिखा है, नॉमिनल शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल, ठीक है, ऑथोराइज कैपिटल विच इज इश्यूड बाय द कंपनी। अरे भाई ऑथोराइज कैपिटल कंपनी इश्यू थोड़ी करती है, ये तो गवर्नमेंट परमिशन देती थी। द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज एक्चुअली अप्लाइड बाय द प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर ना भाई। अब लिखा है द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर ना भाई। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू इश्यू। हाँ ये ठीक है, गवर्नमेंट से परमिशन लेती है कि भाई इतना हमें जरूरत है, उससे परमिशन मिल जाती है, तो इतना ही वो क्या कर सकते हैं, अपना इश्यू कर सकते हैं शेयर को, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ओके आगे देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व कैपिटल इज। रिजर्व कैपिटल इंपॉर्टेंट है और सबको पता है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, इसका आंसर ये होगा पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल विच मे बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब कोई बच्चा ऐसा बोल सकता है क्या कि सर अभी आपने कहा था कि ओनली वर्ड आ जाए तो वो आंसर नहीं होगा। भाई ये डेफिनेशन का पार्ट है, उसमें ओनली आया है, ओनली अलग वाला ओनली कहा था मैंने, पीछे जाके देखो तो उसका मतलब क्या निकल रहा है कि मतलब केवल यही हो सकता है, वो ये वाला था। ठीक है, उसको मना किया था, कहीं आप प्रॉब्लम क्रिएट कर लो कि सर ये आपने बोला था, इसका आंसर क्यों लगा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिलेट टू रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल, तो रिजर्व कैपिटल क्या था, अभी पीछे जो डेफिनेशन पड़ी थी वही तो था, ये वो कैपिटल होता है जिसको आप कंपनी के जो लिक्विडेशन होता है मतलब एंड में होता है तब इसको कॉल्ड करते हो, और ये वाला अमाउंट केवल और केवल क्रेडिटर के लिए अवेलेबल होता है, बाकियों के लिए नहीं होता है। थोड़ा सा मैंने बता दिया आपको, अब इससे क्वेश्चन हो जाएगा। देखो जरा क्या लिखा है, इट इज पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल ऑफ ए कंपनी। थोड़ा थोड़ा ठीक है, हाँ अनकॉल्ड होता है। इट कैन नॉट बी मेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए कंपनी, बिल्कुल सही कह रहा है। इट कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस, नो। इट इज पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन में मुझसे बोला है डज नॉट रिलेटेड टू, मतलब कौन सा इससे रिलेटेड नहीं है, तो भाई यही नहीं है, यही गलत कह रहा है, बाकी सारी चीज है। ये सब्सक्राइब कैपिटल का ही पार्ट होता है भाई, जो शेयर होल्डर ने सब्सक्राइब किया है भाई, तो अभी आज तक आपने नहीं मंगाया है, सब्सक्राइब का पार्ट है। और ये देखो अनकॉल्ड होता है। दूसरा ये आप जो कंपनी की लाइफ है उसके बीच में इसको नहीं मंगा सकते, तो सारे पॉइंट ठीक है, यही उससे रिलेटेड नहीं था, इसलिए ऐसा उसका आंसर था। अब लिखा है अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर में फिर इसको अरेंज करो,
तो देखो लिखा है सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है, ऑथोराइज कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल। यार ऐसा नहीं लग रहा है क्वेश्चन करके आए हैं पीछे? हाँ करके आए हैं, मुझे लग रहा है रिपीट हो गया है, लेकिन कोई नहीं, फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है बताया था, ऑथोराइज कैपिटल होता है। पहले ऑथोराइज होता है, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, इश्यू करते हो, ठीक है। ऑथोराइज में क्या करते हो, इश्यू करते हो। तो देखता हूं ऑप्शन से क्या उड़ जाएगा, पहले नंबर पे 3 आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए, 3 और 2, 3 और 2, ये तो गलत है, ये गलत है, अब ये 2 है। अब देख ले रहे हैं एंड में 4 आएगा, क्या आएगा, ये मिला ही लेते हैं, मुझे लग रहा है कर चुके हैं वैसे तो हम। क्या था भाई, देखो ऑथोराइज कैपिटल, फिर आप इश्यू करते हो, इश्यू के बाद आप क्या करते हो, सब्सक्राइब करते हो। तो तीसरे नंबर पे भाई ये हो जाएगा, सब्सक्राइब करते हो, सब्सक्राइब के बाद आप कॉल्ड अप करते हो, कॉल्ड अप करते हो मतलब चौथे नंबर पे ये होगा, और उसके बाद में आप क्या कर, आपको क्या मिलता है, पेड मिलता है, पेड अप करते हो मतलब 5वें नंबर पे ये आ गया। इसका मतलब एंड में 4 होगा, वही आपका आंसर होगा, एंड में 4, एंड में 4। अब देखो 5 5 है यहाँ पर दोनों में, नहीं नहीं नहीं, ये तो ऑलरेडी कटा हुआ है, मतलब ये बचा, ये बचा, एंड में 4, हाँ सी इसका आंसर है। एक बार देख लेना, पहले भी हम कर चुके हैं, मुझे क्वेश्चन सेम लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू, मतलब या तो एक होगा या 2 होंगे, इसीलिए आर लगाया गया है। तो क्या है भाई, देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बता चुका हूं वैसे तो, फिर से देखो लिखा है ऑथोराइज कैपिटल कम होगा, इश्यूड कैपिटल ज्यादा होगा। गलत कह रहा है, ऑथोराइज कैपिटल तो सबसे बड़ी होती है, ऑथोराइज कैपिटल ज्यादा होगा या इश्यूड कैपिटल के बराबर होगा, ये मैं समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक कह रहा है ये। फिर कह रहा है सब्सक्राइब कैपिटल इश्यूड कैपिटल से या तो कम होगा या इसके बराबर होगा, और कह रहा है सब्सक्राइब कैपिटल इश्यूड कैपिटल से ज्यादा होगा। तो देखो जो गलत है पहले उसी को रुकाओ ना, इश्यूड कैपिटल से ज्यादा होगा ही नहीं सब्सक्राइब, जितना आपने इश्यू किया है उतना ही तो सब्सक्राइब हो सकता है, ठीक है। तो बताओ इसका आंसर कौन कौन सा आ जाएगा, कौन कौन सा बच रहा है भाई, सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, हाँ ये आ जाएगा। फिर ओनली ए, देखो अगर कोई प्रॉब्लम है तो वैसे देख लो, ये गलत था इसलिए ऐसे उड़ गया। ओनली सेकेंड मतलब ये वाली कंडीशन थी, ये वाली कंडीशन सेकेंड की थी, तो ये ओनली का कह रहा था, लेकिन भाई ये भी करेक्ट कह रहा है, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या है, सी है, एक बार जरूर देख लेना। नेक्स्ट देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन बोले थे ना, छोटे छोटे हैं और पेपर के हैं। क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइन, सेबी की फुल फॉर्म पता है क्या होती है, बताओ भाई कमेंट में बताओ, मुझे नहीं पता। अरे नहीं पता है, मजाक कर रहा हूं, मैंने पूरा बताया है, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन फिक्स एट, क्या बोला है, ऑफ द इश्यू ऑफ अमाउंट। तो मैंने बताया था सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए वो कितने % होनी चाहिए, 90%, ठीक है। देख लेना, सही से क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं इसलिए इसको जल्दी मैं बता रहा हूं। लिखा है मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑफ 90% इज रिलेटेड टू विच शेयर कैपिटल, कौन से शेयर से होता है, तो भाई ये किससे होता है, इश्यूड कैपिटल से होता है ना। जो आपने शेयर इश्यू किए हैं उसमें अगर 90% आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है तभी आप शेयर को अलाउड कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते, कंपनी शेयर इश्यू नहीं कर सकती। नेक्स्ट देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज द नेचर ऑफ, बता दूं भाई, जब हमने 11th में पढ़ा था 3 टाइप के अकाउंट्स पढ़े थे, कौन कौन से थे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये टाइप आ सकता है। तो भाई चाहे आपका एप्लीकेशन अकाउंट हो, चाहे आपका अलॉटमेंट हो, चाहे शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, जितने भी हो, ये सारे के सारे अकाउंट किससे रिलेटेड है, ये भाई पर्सन से रिलेटेड है, और क्योंकि ये पर्सन से रिलेटेड है तो ये सारे अकाउंट क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, सारे के सारे, केवल भाई ये एप्लीकेशन नहीं और भी पूछ सकता था इसलिए सारे बता दिए। नेक्स्ट देखो, व्हेन अ कंपनी इश्यूज शेयर एट ए प्रीमियम द अमाउंट ऑफ प्रीमियम शुड बी रिसीव्ड बाय द कंपनी, मतलब जब आप शेयर को इश्यू कर रहे हो प्रीमियम पे, तो वो जो प्रीमियम का पैसा है कहां मंगा सकते हो, तो भाई एप्लीकेशन पे भी मंगा सकते हो। आपने जब 12th में पढ़ा था तो आपने देखा होगा जब क्वेश्चन किए थे, एप्लीकेशन पे भी मिलता था, अलॉटमेंट पे भी मिलता था, सभी पे मिलता था भाई।
चलो ये तो मैंने क्वेश्चन के थ्रू बताया, वैसे रूल क्या है, तो जो प्रीमियम का पैसा है कंपनी वो भाई किसी भी इंस्टॉलमेंट पे मंगा सकती है, किसी भी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, चाहे फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, जो भी हो सब में मंगा सकती है। तो क्या लिखा था देखो जरा, अलॉन्ग विद एप्लीकेशन मनी मंगा सकती है, अलॉन्ग विद अलॉटमेंट मना कॉल, तो भाई अलॉन्ग विद एनी अबव ऑफ द हो जाएगा ना, तो इनमें से किसी में भी वो मंगा सकती है। दूसरा क्या है, फॉर व्हाट पर्पस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज, किस पर्पस के लिए आप इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो देखो अमोर्टाइजेशन का मतलब समझ रहे हो भाई, उसमें मतलब उसको राइट ऑफ करना, ठीक है, उसकी पेमेंट करना, तो ये तो भाई होता है, ठीक है। अब जो जो होता है वो देख लो, इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर बिल्कुल होगा, पार्शियल नहीं होता, बाई बैक बिल्कुल होता है, तो भाई इससे आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश डिविडेंड नहीं कर सकते, बताया था, है ना। ओके नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भाई, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूटिलाइज, भाई इस पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ही डाल दिए, लेकिन पक्का हो जाना चाहिए, ये पेपर में आ रहा है देख लो इसीलिए डाले हैं। तो क्या लिखा है, टू रिटर्न एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ना भाई ना ना ना, इस पे यूटिलाइज थोड़ी करोगे, तो एक काम करो, जब आपका ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो देख लो जहां पहला होगा वो आंसर नहीं होगा, यहां पहला है आंसर नहीं होगा, और पहला है कहीं नहीं, एक ही कटा, कोई बात नहीं है। टू रिटर्न एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बिल्कुल सही कह रहा है, जहां दूसरा होगा वो आपका आंसर होगा, तो दूसरा कहां है, यहां पर नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। लिखा है टू इशू पार्सली पेड अप, ये गलत कह रहा है, इसका मतलब जहां 3 है वो आंसर नहीं होगा, 3 यहां पर है और यहां पर, हाँ चलो ये कट गया। फिर क्या लिखा है, फॉर प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर और बाई बैक, मतलब ये भी होगा ये भी होगा, तो देख लो आपका दूसरा, चौथा और पांचवा जिसमें आ रहा होगा वो आंसर होगा, दूसरा चौथा पांचवा, दूसरा चौथा पांचवा, भाई ये हमारा आंसर होगा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा पांचवा, दूसरा चौथा पांचवा, भाई ये दोनों ऑप्शन एक जैसे बन गए, तो आप देख लेना यहां पर कुछ चेंजेस रही होगी, दूसरा चौथा पांचवा, दूसरा चौथा पांचवा, मतलब दोनों सेम बन गए, तभी ये ऑप्शन से जल्दी नहीं कटा, ना तो ये ऑप्शन से लुढ़क जाता, कोई ऑप्शन ऐसा रहा होगा, या तो अब दोनों सेम है, चाहे सी को मारो बी को मारो एक ही बात है, वो ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज चार्ज अकॉर्डिंग टू टेबल एफ, देखो इंटरेस्ट के मतलब जो एरियर होता है उस पे कंपनी क्या करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है, ये भी मैंने बताया था भाई, ऐसे याद रख लेना, कंपनी जो पब्लिक है या शेयर होल्डर है उनसे इंटरेस्ट लेती तो कम है लेकिन उनको देती ज्यादा है, तो ये रेट दो ही होते हैं, या तो 10% होगा या 12% होगा। अब एरियर है मतलब पब्लिक से कंपनी लेगी, पब्लिक से कंपनी लेगी तो कितना भाई 10%, और पब्लिक को कंपनी देगी तो वो किस पे देती है, एडवांस कॉल पे, एडवांस कॉल पे इंटरेस्ट देती है, वो कितने देती है 12%, तो दोनों मैंने ही कवर करा दिया। अब ये क्या कह रहा है, कॉल्स इन एरियर कह रहा है, कॉल्स इन एरियर पे भाई कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा, ठीक है, तो ये 10% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ भाई इसके बाद मैं ये आपको पिछली क्लास में सारा बता चुका था, अभी भी क्वेश्चन कुछ बच्चे हैं उनको देख लेता हूं, अब शायद क्वेश्चन हमारे बच्चे होंगे मैचिंग के क्वेश्चन जो होते हैं, मैचिंग और असर्शन ये बच्चे होंगे, देख लूं कहां से है भाई वो, कितने पेज पे, अच्छा भाई 44 पे तो हूं मैं, आगे बढ़ना फिर, हाँ ये सारे कर लिए थे हमने, 2 मिनट देना भाई, क्योंकि मैं ये सारे हाँ बता चुका था पिछली क्लास में, मैंने ये क्वेश्चन भी बता दिया। अब मेरा अगला जो टॉपिक है भाई वो है मैचिंग के क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन है, मैचिंग, मतलब अब मैचिंग के क्वेश्चन आएंगे, इसके बाद मेरे कौन से क्वेश्चन होंगे, असर्शन रीजन के होंगे। ये पेज नंबर मेरा 58 है, मतलब अभी भी मेरे पास काफी पेज बचे हुए हैं, ठीक है, करते हैं सारे के सारे। देखो जरा मैच वाले क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आते हैं, और ध्यान रखना मैचिंग वाले क्वेश्चन के लिए और असर्शन रीजन के लिए चैप्टर की डीपली नॉलेज होगी तभी आप बना पाओगे, ना तो ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे, उसमें तो चलो ऑप्शन से खेल जाओगे, इसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन हाँ मैचिंग वाले में भी ऑप्शन से खेला जा सकता है और अच्छे से खेलते हैं। देखो देखो क्या लिखा है, नॉमिनल शेयर कैपिटल है, ठीक है, इश्यू शेयर कैपिटल है, सब्सक्राइब कैपिटल है, मान लेता हूं मुझे तुम्हें कुछ नहीं पता,
आपको ये पता है रिजर्व कैपिटल क्या होता है? तो रिजर्व कैपिटल क्या होता है ये पीछे हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो ये कौन सा होता है? तो देख लो क्या होता है, ये वाला जो होता है ओनली बताया था अभी, ओनली कॉल्ड इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। तो देख लो डी का सेकंड जहां पर हो वही हमारा आंसर है। तो डी का सेकंड यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, एक ही में है। देखो एक पॉइंट हमें पता था, एक से ही क्वेश्चन सफाया हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी आप पॉइंट को इग्नोर करो, बाकी को इग्नोर मत करना। अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बहुत कर चुका हूं। ये देखो आप मैच कर सकते हो क्योंकि ऑप्शन ही आपको मिल गया। ठीक है भाई, बता चुका हूं, इसलिए वीडियो लंबी ना बने इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि मैं जब वीडियो ज्यादा बना रहा हूं तो कई एक बच्चे ये भी कह रहे हैं सर बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हो, इतना मत पढ़ाओ, आप एक एक चैप्टर की 5-5 वीडियोस डाल रहे हो, वो भी 1.5 घंटे की, ये भी सुनने को मिला है। तो इसलिए भाई मैंने उस चीज को ध्यान रखा है कि चलो इतना एक्सप्लेन ना करके छोटी छोटी वीडियोस हो। लेकिन क्या करूं भाई, आपको डीपली पढ़ाना है, पेपर के हिसाब से पढ़ाना है, जो आपको पेपर में मिले वो पढ़ाना है, तो यार टाइम तो लगेगा ना, वीडियो तो थोड़ी बड़ी हो ही जाएंगी ना। अगर मान लो मैं ऐसे ही आऊं आधे घंटे में 10 क्वेश्चन कराऊं और आप सोचो उससे सीयूटी निकल जाए, भाई उससे सीयूटी नहीं निकलने वाला। हाँ तुम्हें अच्छा तो लगेगा कि चलो 15 मिनट की वीडियो मिल गई या 25 मिनट की वीडियो मिल गई, उसमें तुम तो खुश हो जाओगे, लेकिन भाई ऐसे खुशी से क्या फायदा जिससे आपका नुकसान हो। तो भाई देख लो अगर एग्जाम निकालना है तो। ठीक है, दूसरा देखो क्या लिखा है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व कैपिटल, करंट लायबिलिटीज। और यहाँ क्या लिखा है, विल बी कॉल्ड एट द टाइम। मान लो फिर से मुझे नहीं पता, तो देखो जरा ये फिर से हेल्प कर देगा, ये वाला पॉइंट फिर से हेल्प कर देगा ना। इसका मतलब सी का 1 देख लो कहां पर है, तो सी का 1 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यहां पर भी नहीं है, लो मतलब ये वाला पॉइंट एक ऐसा है कि रिजर्व कैपिटल इसी से सारे क्वेश्चंस बनने हैं। लेकिन ऐसे ही बार बार नहीं करता रहूंगा, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखो जरा क्या है, सबसे पहले लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा है करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज क्या होती है, अगर आप चेक करोगे तो भाई करंट लायबिलिटी क्या होती है, आप जो कॉल्स इन एडवांस कर लेते हो ना, ये आपकी करेक्ट लायबिलिटी होती है। और आपका जो कॉल्स इन एरियर होता है वो क्या होता है, आपका करंट एसेट्स होता है। ठीक है भाई, 2 पॉइंट ये बता दिए। उसके बाद में क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। भाई रिजर्व एंड सरप्लस और जिसके आगे फंड लग के आ जाए वो सी का पार्ट होता है। तो इसका मतलब ये किसका पार्ट होगा, इसका होगा। शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल किसका पार्ट बन जाएगा, तो शेयर कैपिटल किसका पार्ट बन जाएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप का, ये उसका पार्ट बन जाएगा। आप देख लेना, ये इसका क्या हो गया, आंसर बता चुके हैं। लिखा है इश्यूड शेयर, चलो देखते हैं, सही है क्वेश्चन, ये भी बड़ा सा है। लिखा है भाई इश्यूड शेयर कितने हैं, 10,000, और अप्लाइड शेयर कितने हैं, 8,000। ठीक, फिर लिखा है प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक फॉर इश्यू ऑफ शेयर। देखो मान लेता हूं आपको फिर इस क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा थोड़ा मतलब ये दे रखा है, लेकिन आप सारे पॉइंटों को मत देखना, जो पॉइंट आपको क्लियर हो वो देखना। जैसे प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक, कैश बुक आपने 11th में पढ़ा था ना, कैश बुक में क्या होता था, जब कैश बुक आप बनाते थे तो कैश से रिलेटेड चीजें कहां लिखते थे आप, बताना जरा, आ रहा है कुछ याद, ये भी बताना भाई, छोटा सा पॉइंट है जरूर बताना। इसका फिलहाल मैं बता दे रहा हूं, कैश बुक, प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक, तो प्रिपरेशन ऑफ जब कैश बुक कंपनी कर रही है तो वो कैश से रिलेटेड उसमें एंट्री नहीं लिखेगी, बस ये देख लो आराम से समझ आ जाएगा। तो लिखा है प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक ऑफ फॉर इश्यू ऑफ शेयर, तो क्या है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल। बिल्कुल बात ठीक है कि जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन होंगे उनको तो आप जर्नल में रिकॉर्ड करोगे, बाकियों को नहीं करोगे। ये चीज कैश बुक आपने पढ़ी थी, उसको यार एक बार जरूर देख लेना। तो देख लो यहां पर कह रहा है बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट ढूंढ ले रहा हूं, कहां है भाई, बी के फर्स्ट 2-2 में है, इसका मतलब ऑप्शन ये नहीं है, ऑप्शन ये नहीं है। चलो कुछ और करते हैं फिर। अब क्या लिखा है, इश्यूड शेयर कितना है, 10,000, अप्लाइड शेयर कितने, ये है, ओके। फिर लिखा है प्रोराटा अलॉटमेंट, अब इन्हीं से कुछ पढ़ लेते हैं, समझ आ जाएगा। देखो प्रोराटा अलॉटमेंट, यहां लिखा है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, एप्लीकेंट्स आर अलॉटेड शेयर इन प्रोपोर्शन। तो बस यहां से मुझे ये बात मिल गई, जब मुझे इश्यूड शेयर दे रखे हैं 10,000 और अप्लाइड शेयर दे रखे हैं मुझे कितने, 12,000, तो इसको आप क्या करोगे,
भाई इसको यही तो करोगे कि आप एप्लीकेंट को जो अलॉट करोगे वो किसमें करोगे, प्रोपोर्शन में करोगे। प्रोपोर्शन बोले तो भाई क्या हो गया, प्रोराटा बेसिस पे हो गया, मतलब आप प्रोराटा बेसिस में करेंगे। तो इसका आंसर सी का थर्ड। तो सी का थर्ड देख लो अब कहां पर है, सी का थर्ड, सी का थर्ड भाई केवल यहां पर है, इसका मतलब डी आपका आंसर है। क्या है, डी आपका आंसर है। इसको देख लेना आराम से, समझ आ जाएगा। अब क्या लिखा है, प्रोराटा। प्रोराटा जो होता है वो किसमें होता है, यहां पर देख लो आराम से, मतलब ये एक बार आप देख लेना, सही होगा मेरे हिसाब से आंसर, एक बार आप देख लेना इसको, ठीक है। ऑप्शन से हम खेले हैं, या देख ले। एप्लीकेशन मनी टू बी रिफंडेड 4 का है, और प्रोराटा अलॉटमेंट है। तो प्रोराटा अलॉटमेंट किसमें होता है भाई, ओवर सब्सक्रिप्शन में। इसका मतलब डी का सेकंड, तो डी का सेकंड क्या इसी वाले में आ रहा है, आप चेक कर लेना भाई, डी का सेकंड हाँ आ तो रहा है भाई, यही ऑप्शन करेक्ट है, मैं चेक कर चुका हूं, आप कर लेना, ठीक है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिखा है, परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेट एसेट्स, बिल्कुल ठीक है। कॉल्स इन एरियर है, कॉल्स इन एडवांस है, परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन नेट एसेट्स। एक बात बता दूं भाई, क्या होता है, जैसे मान लो जब आपने किसी का बिजनेस परचेज किया, बिजनेस परचेज किया तो आप क्या निकालते थे, नेट एसेट्स निकालते थे। मान लेता हूं उसका नेट एसेट्स था 10 लाख रुपए का, 10 लाख का था, और आप उसको खरीदने में तैयार हो गए, मान लेता हूं 12 लाख का, 12 लाख का आप खरीदने के लिए तैयार होगा, ये आपका परचेज कंसिडरेशन है। तो एक बात बताओ, 10 लाख की चीज 12 लाख में खरीद रहे हो, तो क्यों खरीद रहे हो, क्या रीजन होगा, तो भाई ये आपकी क्या होगी, मतलब उस बिजनेस की गुडविल रही होगी, इसलिए आप ये कर रहे हो। तो देख लो, जब आपकी नेट एसेट्स कम होती है, परचेज कंसिडरेशन ज्यादा होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो निकल के आता है क्या आता है, गुडविल निकल के आता है। इसके अपोजिट, अगर मान लो ये 10 लाख है और परचेज कंसिडरेशन में कितना दे रहा हूं, मान लेता हूं 8 लाख, तो ये मैं कम दे रहा हूं, मतलब ज्यादा की महंगी चीज मैंने सस्ते में खरीद ली, तो ये मेरा क्या होता है, कैपिटल रिजर्व होता है, ठीक है। ये मैंने बता दिया। बाकी मान लो, वैसे तो अब चारों ही पॉइंट तो मैं समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी इसको ऑप्शन से खेल लेते हैं, देखो कैसे। क्वेश्चन ने क्या लिखा है, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर मैंने अभी बताया था आपको, याद था, कॉल्स इन एरियर हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है। एक इसको देख लो, और कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है भाई, लायबिलिटी होता है। बस इन्हीं दो से आप खेल जाओगे बड़े आराम से। बी का क्या होना चाहिए, 4, तो बी का 4, बी का 4 दो दो में है, कोई बात नहीं, फिलहाल नीचे का तो नहीं होगा, मतलब ये पॉइंट नहीं होगा और ये पॉइंट नहीं होगा, कोई बात नहीं है। बी का क्या था 4, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट देख लो कहां है भाई, तो सी का फर्स्ट केवल यहीं पर दे रखा है, इसका मतलब भाई ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब बाकी आप देख लेना, वो मैंने बता दिया आपको कि गुडविल क्या होती है और कैपिटल रिजर्व क्या निकल के आता है, बता चुका हूं, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेम ऑफ अकाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड, ठीक है। और क्या लिखा है, अमाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। तो देखो इसके अंदर ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा वो करेगा, थोड़ा जो आपको अच्छे से पता हो उसी से खेलना। तो देखो शेयर फॉरफिटेड है, कॉल्स इन एरियर है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, शेयर कैपिटल। अच्छा एक बात बताओ, जब आप शेयर फॉरफिटेड करते थे तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या करते थे, डेबिट करते थे, याद है। शेयर कैपिटल अकाउंट को हम करते थे भाई डेबिट, और शेयर कैपिटल अकाउंट किससे डेबिट होता था, कॉल्ड अप अमाउंट से होता था। बस इसके साथ खेल लो, आंसर आ जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट क्या करते थे, डेबिट करते थे, तो डेबिट है ये है, तो देखो ये इस पॉइंट आ रहा है, यही आ रहा है भाई, चेक करो। शेयर कैपिटल अकाउंट क्या करते थे, डेबिट विद अमाउंट कॉल्ड अप, इसका मतलब ए का 4, ए का 4 देख लो भाई, कहीं पर भी नहीं है, केवल यहां पर है, देखो एक ही पॉइंट से ही हमारा आंसर आ गया। बाकी भाई आप और देखना चाहो तो बड़े आराम से आ जाएगा। अच्छा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या करते थे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हम क्या करते थे, डेबिट करते थे, किस अमाउंट से, जब जितना अमाउंट आपको रिसीव्ड नहीं होता था उससे कर देते थे डेबिट, तो डेबिटेड विद अमाउंट नॉट रिसीव्ड। ऐसे भाई सारा देख लेना, आपको पता चल जाएगा। 2 पॉइंट मैंने इसके एक्सप्लेन कर दिए। लिखा है अमाउंट ऑफ कैपिटल स्टेटेड इन MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो ये कहां पर होता है भाई, क्या मैंने बताया था कि आपका जो ऑथोराइज कैपिटल होता है वो MOA के अंदर होता है, तो बस कर लो मैच। ये कहां है MOA, कहां है ऑथोराइज कैपिटल, ये रहा भाई,
मतलब ये इसके साथ मैच हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट का बी, तो फर्स्ट का बी, फर्स्ट का बी, हाँ तो फर्स्ट का बी देखो भाई यहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है। फर्स्ट का बी केवल इसमें नहीं है, बाकी सब में था। हाँ क्योंकि ये डी है ना, हाँ एक तो कट गया। दूसरा देखो क्या है, एंटायर मनी कॉल्ड अप एंड पेड अप, पार्ट ऑफ द ऑथोराइज कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक, पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड। अब ढंग से सुनना, ठीक ठाक है। पार्ट ऑफ द ऑथोराइज कैपिटल विच इज ऑफर टू द पब्लिक, तो पब्लिक को जो आप ऑफर करते हो वो भाई आपकी इश्यूड कैपिटल होती है। क्या होती है? इश्यूड कैपिटल होती है। इसका मतलब थर्ड का ए, थर्ड का ए के साथ थर्ड देख लो, तो ए के साथ थर्ड यहां पर नहीं है, और ए के साथ थर्ड यहां पर भी है और यहां पर भी है, लेकिन यहां तो वैसे ही कट गया है। ए के साथ थर्ड यही है, मतलब यही आंसर है और कहीं पर है नहीं। यहां पर 4 बता रहा है, इसका मतलब आपका आंसर कौन सा गया? बी गया। 2 मैच करे हैं, बाकी भाई आप देख लेना आराम से। अब आप कहोगे सर मैच करा दो, तो भाई जब ऑप्शन ही मिल गया तो टाइम खराब क्या करने से फायदा। आप इसको वीडियो को थोड़ा पॉज करके देख लो ना किसके साथ क्या जाएगा, इसीलिए टाइम तुम्हारा ही खराब होगा मेरा। मैं तो चलो एक बार को बता दूंगा। देखो क्या लिखा है, शेयर इश्यूड टू प्रमोटर, ओके, शेयर इश्यूड टू अंडरराइटर्स। अब इसको जरा ध्यान से सुनना, जब आप अंडरराइटर्स को शेयर इश्यू करते हो तो वो कहलाती है अंडरराइटर कमीशन। तो अंडर राइटिंग कमीशन होगा, देख लो यहीं से अपना काम बन जाएगा मुझे लग रहा है। शेयर इश्यू टू अंडर राइटर्स, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। एक पता है, पहले तो यही देखो, सेकंड का सी, सेकंड का सी, सेकंड का सी यहां नहीं है, सेकंड का सी क्योंकि यहां पर थर्ड कह रहा है, ये भी नहीं है। सेकंड का सी यहां पर है और यहां पर क्या कह रहा है? फर्स्ट कह रहा है। लो एक ही से हो गया भाई, इसका आंसर यही है। लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं बता दूं क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने बताया था मैक्सिमम रेट इंटरेस्ट ऑन, ये तो ये किस पे था? कॉल्स इन एरियर पे था। किस पे था भाई? कॉल्स इन एरियर पे। और ये किस पे था? कॉल्स इन एडवांस पे था। और इसका मतलब कौन सा बच्चा? ये बच्चा। तो ये थोड़ा ठीक था, इसलिए मैंने पूरा भाई इसको बता दिया। आप देख लेना, शेयर इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है भाई इसका, ये भूल जाओगे आप, बाकी तो याद रह जाएगा। कैसे? शेयर इश्यू टू अंडर राइटर्स, तो अंडर राइटर से आपको एक चीज याद रह जाएगी, क्या? अंडर राइटिंग कमीशन। ये तो याद रह जाएगा, लेकिन ये शायद याद नहीं रह पाएगा। शेयर इश्यू टू प्रमोटर्स, इसको क्या बोलते हैं? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट बोलते हैं। इसको जरूर ध्यान से देख लेना। ओके भाई, नेक्स्ट देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिर से भाई, शेयर इश्यूड बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय और डायरेक्टर एट डिस्काउंट। याद आया आपको? जब आप अपने एम्प्लॉय और डायरेक्टर को शेयर डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हो, तो इसका मैंने आपको बताया था स्वेट इक्विटी शेयर। ठीक है, खून पसीने की मेहनत बताई थी। स्वेट, स्वेट मींस पसीने से, मैंने इसको कोरिलेट कराया था। इसका मतलब ये वाला जो है ये भाई कौन सा होगा? ये वाला इसका पार्ट होगा, ये इसका पार्ट होगा। इसका मतलब फर्स्ट का सी देख लो कहां पर है, फर्स्ट का सी यहीं पर है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है। फर्स्ट का सी इन दोनों में है, कोई बात नहीं है। दूसरा देखते हैं, लिखा है ऑप्शन गिवन टू एम्प्लॉइज और डायरेक्टर टू परचेज शेयर एट फ्यूचर डेट। तो ये इसका आपको पता है क्या था? ESOP बताया था मैंने। क्या मतलब होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो यहां से ऑप्शन से ही समझ आ रहा है, इससे याद रह जाएगा आपको। ये ऑप्शन ही तो गिवन करता है, तो ये इससे याद हो जाएगा। इसका मतलब सेकंड का क्या होगा भाई? डी, सेकंड का डी। तो सेकंड का डी यहां पर नहीं मिला और सेकंड का डी ये वैसे कट गया था, ये अब कट गया, तो इसका मतलब यही तो आंसर बचा भाई। तो ये इसका आंसर है। फिर भी आप देख लो भाई क्या है, कैन बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ क्या? अब बाइंडिंग अप बहुत बार पढ़ा है हमने, रिजर्व कैपिटल होगा। और कैन बी यूज्ड टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस, ये क्या होगा? कैपिटल रिजर्व होगा। ठीक था, इसलिए एक्सप्लेन किया। अब देखो जरा, यहां से हमारे क्या हो गए, सारे के सारे भाई कंप्लीट हो गए अपने क्या? मैचिंग वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब क्या बच्चा? अब हमारा बच्चा है असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन। तो चलो एक बार असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को करते हैं, ये भी बड़े आराम से हो जाएंगे। मतलब कितने हैं हमारे पास? अभी भी पेज थोड़े बचे हुए हैं, मतलब 10 क्वेश्चन के आसपास और बचे हुए हैं। बाकी हमारा क्या होने वाला है? ओके होने वाला है। देखो असर्शन रीजन है भाई, क्या है? असर्शन है अ कंपनी हैज परपेचुअल सक्सेशन। बिल्कुल भाई ठीक है, मैंने बताया था जब कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक बताई थी या फीचर बताए थे, तो क्या बताया था? कंपनी जो होती है
परपेचुअल सक्सेशन होती है, मतलब क्या होता है कि इसके शेयर होल्डर या डायरेक्टर जो भी भाई मरे जिए इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी लंबे टाइम तक चलती रहेगी। ये मैंने आपको बताया था, इसका मतलब ये क्या है, ये भाई करेक्ट है। अब लिखा है इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ ए शेयर होल्डर विल नॉट अफेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस, बिल्कुल ठीक कह रहा है। इसका मतलब ये भी करेक्ट और ये भी करेक्ट। अब करेक्ट है तो क्या इनका कॉम्बिनेशन बनना है, बिकॉज लगा के देखो तो आ कंपनी हैज परपेचुअल सक्सेशन बिकॉज इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ ए शेयर होल्डर विल नॉट अफेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस। इसका मतलब बिकॉज करने के बाद ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी क्या है भाई, करेक्ट है। तो देखो क्या होगा, यहां लिखा है बोथ आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, गलत कह रहा है, यही आंसर बचा। बाकी तो देखो फॉल्स ट्रू कह रहा है, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम मे बी यूज्ड फॉर इश्यू ऑफ पार्सली पेड अप बोनस शेयर, गलत कह रहा है भाई, फुल्ली पेड अप शेयर होता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम में बी यूज्ड फॉर इश्यू ऑफ पार्सली पेड अप और फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, ये भी भाई गलत कह रहा है। और वर्ड आ गया पेड अप, पार्सली पेड अप होता ही नहीं है, हमेशा के हमेशा क्या होता है, फुल्ली होता है। इसका मतलब ये दोनों की दोनों गलत कह रहा है, इसका मतलब आंसर क्या है, डी है। गलत कह रहा है, अनपढ़ है भाई ये। दूसरा क्या कह रहा है, forfeited share may be reissued by the company at a discount also, बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई। जो आपका forfeited share होता है वो कंपनी उसको डिस्काउंट पे कर सकता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ forfeited share कैन नॉट एग्जिस्ट द अमाउंट ऑफ forfeited ऑन रीइश्यूड शेयर, भाई ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। तो क्या अब इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है भाई। क्या है, forfeited share may be reissued by the company at a discount also because amount of discount on reissue of forfeited share cannot be exit, मतलब ये कंप्लीट कर रहा है इसको, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा, इसका मतलब हमारा ए आंसर है। इसके बाद देखो भाई, a company cannot take नहीं, a company cannot make allotment of share unless minimum subscription is received, बिल्कुल बात सही कह रहा है भैया। कंपनी आप अलॉट नहीं कर सकते जब तक मिनिमम शेयर सब्सक्रिप्शन आपको ना मिल जाए, ये करेक्ट है। अब एज पर सेबी गाइडलाइंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन फिक्स्ड एट 90% ऑफ द इश्यूड अमाउंट, तो भाई ये भी सही कह रहा है, 90% इसका ये था। तो क्या ये बिकॉज लगा के कंप्लीट कर रहा है, हाँ भाई बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि ऐसा रूल लिखा हुआ है तभी तो वो कर सकता है, तो कंप्लीट है, इसका मतलब दोनों करेक्ट है। और एक्सप्लेनेशन भी क्या है भाई, करेक्ट है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, ए है। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूज्ड फॉर इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर एंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड इन कैश। देखो भाई यह क्वेश्चन यहां तक तो बिल्कुल करेक्ट था, लेकिन एंड के बाद जो कह रहा है ये गलत है, कि मतलब आप जो प्रीमियम है उससे डिविडेंड दे सकते हो, तो भाई नहीं दे सकते, ये चीज गलत है। फिर कह रहा है बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम में बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट, भाई फिर ये गलत कह रहा है, ठीक है, फिर से ये गलत कह रहा है, जनरल रिजर्व में उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। एक बात बताओगा, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया तो जनरल रिजर्व का मतलब होता है फ्री रिजर्व है, मतलब उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी है, जो भी काम पड़े जहां पड़े उसके लिए आप यूज कर सकते हो। लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे पे तो भाई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है ना, उसके जो यूजेस हैं सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग पढ़ाया था ना, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, तो उसी में यूज हो सकता है, इसलिए इसको आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों ही गलत हैं, तो बोथ आर रॉन्ग। ये हमारे लिए क्या मिल रहा है भाई, डी ऑप्शन में मिल रहा है, खत्म। नेक्स्ट देखो, इक्विटी शेयर बियर द मैक्सिमम रिस्क एंड ऑल्सो गेट द मैक्सिमम रिवॉर्ड, बिल्कुल बात ठीक है भाई, सबसे ज्यादा रिस्क भी यही लेता है और सबसे ज्यादा रिवॉर्ड भी इसी को मिलता है। और बिजनेस का यार एक ही रूल है, क्या, जितना रिस्क होगा उतना ही प्रॉफिट होगा। अगर किसी बिजनेस में रिस्क नहीं है तो उसमें उतना प्रॉफिट भी नहीं है, हायर रिस्क हायर प्रॉफिट, पढ़ा होगा बहुत अच्छे से आपने। तो देखो ये करेक्ट है। अब लिखा है डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर विल बी पेड ओनली व्हेन प्रॉफिट्स आर लेफ्ट आफ्टर पेमेंट ऑफ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, बिल्कुल सही कह रहा है। एज सच डिविडेंड मे नॉट बी पेड एवरी ईयर बट इन सम ईयर दे मे बी पेड लार्ज डिविडेंड एंड दे मे बी इश्यूड बोनस शेयर ऑल्सो। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर may also increase or
इंक्रीज और डिक्रीज होना चाहिए भाई, ये इंक्रीज और डिक्रीज मतलब कुछ बढ़ घट सकता है। हाँ तो बिल्कुल सही कह रहा है, ये भी क्या है, करेक्ट है, करेक्ट है, और एक्सप्लेनेशन भी ये सही है। क्योंकि लगा के देखोगे आराम से ये आ जाएगा, बिकॉज लगा के देखोगे तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, लिखा है रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व आर द सेम। नहीं भाई, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, गलत कह रहा है ये, ठीक है, ये नहीं होता। कह रहा है रिजर्व कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल which the company may decide to call at the time of winding up of the company। वैसे तो भाई बाइंडिंग अप इसको बोलना ठीक नहीं होता है, कंपनी के केस में ज्यादातर लिक्विडेशन बोला जाता है, लेकिन ये बाइंडिंग अप कह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो बाइंडिंग अप तो ये बिल्कुल सही है, इसका मतलब ए गलत है आर सही है, ए गलत है आर सही है। कहां पर है, ए इज फॉल्स वर्ड और इज ट्रू, जी हमारा आंसर है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, आठवां, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। बिल्कुल करेक्ट है भाई, इसके लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। लिखा है सिक्योरिटीज प्रीमियम में बी अप्लाइड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ मेंशन्ड इन सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये भी सही कह रहा है। जब सही कह रहा है तो क्या ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो बिकॉज लगा के देखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट बिकॉज सिक्योरिटीज प्रीमियम में बी अप्लाइड ओनली फॉर द पर्पस। तो बिल्कुल सही तो कह रहा है भाई, क्योंकि इसके वजह से उसमें ये लिखा हुआ है ऐसा कर सकते हैं, इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है भाई, ये आपका बी आंसर हो जाएगा, ट्रू है और करेक्ट रीजन है, आराम से ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउ एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर शुड नॉट एक्सीड द फॉरफिटेड अमाउंट। सही तो कह रहा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड एट द टाइम, बिल्कुल सही है भाई, करेक्ट है, ठीक है, बता चुका हूं। द एक्सेस अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। हाँ ये भी ठीक कह रहा है, तो दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों ही सही है, बोथ आर करेक्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे के सारे आपको कंप्लीट करा दिए। मैंने क्या क्या कराया भाई, पहले लेक्चर में कंप्लीट मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किए थे, दूसरे में फुल्ली न्यूमेरिकल रखे थे जिसमें बहुत सारी ट्रिक्स थी, और तीसरे में क्या किए मैंने, जितने अपने मैचिंग वाले क्वेश्चन थे, असर्शन रीजन थे, और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उनको मैंने क्या किया है, कवर अप किया है। तो भाई इसी के साथ अपना ये चैप्टर लगभग कंप्लीट है। अगर आप मुझे कहोगे कि इसके केस स्टडी कराओ, मैं केस स्टडी करा दूंगा, और फिर जैसा हो मुझे बता देना। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा भाई, मैं प्लान कर रहा हूं कि इसके बाद कोई नेक्स्ट चैप्टर कराया जाए, या फिर मैंने सोच रखा है कि पेपर अब नजदीक आ गए हैं, मैं कम से कम 8 से 8-10 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने की सोच रहा था। मतलब फुल प्लेस जो मॉक टेस्ट टाइप के होते हैं और पीवाईक्यू जितने भी है, मतलब फुल प्लेस क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब जितने का आपका जो पूरे क्वेश्चंस आएंगे हर चैप्टर्स के मिला करके, जैसे एग्जाम में देते हो वैसे क्वेश्चन लेकर के। और मैं मतलब जैसे 2025 का जो क्वेश्चन पेपर आया होगा एनटीए का वो है, 24 का है, फिर उसके बाद में 23 का है, 22 का है, 4 तो मेरे पास यही हैं। उसके अलावा अलग अलग शिफ्ट के भी हैं, लेकिन शिफ्टों में क्या होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस होती है, क्वेश्चन लगभग सिमिलर होते हैं, लेकिन 4 तो क्वेश्चन पेपर हैं। फिर मेरे पास मॉक टेस्ट भी हैं, हर साल एनटीए मॉक टेस्ट जारी करता है, इस बार भी किया है, ये भी हैं, प्लस मेरे खुद के बनाए हुए भी हैं। तो मेरे पास ऐसा बहुत सारा मटेरियल है, तो आपको जैसा अच्छा लगे मुझे ये बता देना। अगर आप चाहोगे सर कि मॉक टेस्ट और जो मतलब फुल प्लस जो आपका क्वेश्चन पेपर है उनको लाइव कराओ, तो मैं इसको लाइव लेना स्टार्ट कर दूंगा। किस टाइम पे होना है, इसकी टाइमिंग मैंने डिसाइड कर रखी है 8 से 10, जो कि ठीक है, सबके लिए अच्छा है। इस टाइम पे मैं इसको कराना चाहूंगा, तो आप जैसा भी हो मुझे क्या करना है, बता देना है। और ये चैप्टर अपना हो गया लगभग, मैंने जो फंडामेंटल कराया और ये कराया, इससे आपकी सेकंड बुक कंप्लीट हो गई, और उस वाले से काफी हद तक पहली बुक कंप्लीट हुई थी। अब ज्यादा कुछ बचा नहीं, इन्हीं में ज्यादा टाइम लगना था। बाकी चैप्टर तो भाई छोटे छोटे हैं, कैश फ्लो एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्या क्या बचा है, छोटे छोटे तो हैं, एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट, डेथ, ये सब भाई एक एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप मुझे बता देना, जैसा हो वैसा मैं कर लूंगा, ठीक है। तो
ये आपको समझ आया ही होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए अब क्या करना है, जय हिंद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, चलो भाई फिर मिलते हैं जल्दी ही, बाय।